जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान की 17वीं क्लास को, और मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे आपके वो फिजिक्स पर आधारित होंगे, भौतिक विज्ञान पर आधारित होंगे। ऑल वन डे एग्जाम किसी भी स्टेट का जनरल साइंस सिलेबस में है तो बस ये वीडियो तुम्हारा है और ये सीरीज भी तुम्हारी है। प्रश्न नंबर 1 है बेटा, टीवी को चलाने हेतु दूर से कंट्रोल करने के लिए जो रिमोट कंट्रोल प्रयोग में लाया जाता है, मोस्टली सबके यहाँ पर टीवियाँ हैं, एलईडी फॉर्मेट में है, ठीक है। तो किन तरंगों का उसमें प्रयोग किया जाता है? रिमोट से कौन सी तरंगे जिससे आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, है ना, चैनल को चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वहाँ पर बेटा आपका रेडियो तरंगे यूज की जाती है, इसलिए रेडियो तरंगे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, रडार का प्रयोग, रडार जानते हो ना, रडार का प्रयोग जो आपका शत्रु होता है ना, शत्रु के जो वायुयान होते हैं उनका पता लगाने में किया जाता है। तो बताइए रडार में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर भी बेटा हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, मतलब आपके रिमोट में भी रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, और जो रडार होता है जिससे दुश्मन के कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है, कौन सा वायुयान कहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, उन सब का पता लगाने के लिए बेटा हम रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। तो रडार में भी है और रिमोट में भी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रखा गया है कि अंधेरे में या फिर कोहरे में अपने लक्ष्य को ढूंढने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अगर अंधेरे की हम बात करें या फिर कोहरे की बात करें तो वहाँ पर बेटा आपको अवरक्त तरंगे प्रयोग करनी होगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी उस पर कौन सी किरणें डालकर देखेगा? मान लीजिए आप हैं और बेटा कोई चौराहा बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक लाइटें भी लगी हुई हैं, लेकिन आप जल्दबाजी में हैं और आगे आप बढ़ जाते हैं, तो आपकी गाड़ी की गति को मापने के लिए कि ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे थे आप, ये जानने के लिए बेटा जो आपका ट्रैफिक अधिकारी है ना, ट्रैफिक ऑफिसर है, वो आपकी गाड़ी की तरफ सूक्ष्म तरंगों को डालेगा और इससे जो है गति का वो पता लगा लेगा और उसके बाद बड़ा लंबा सा चालान कट के आपके घर में पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब जिस माध्यम से प्रकाश गति कर रहा है, ठीक है, प्रकाश जिस माध्यम पर होकर के गुजर रहा है, अगर उस माध्यम का आप मीडिएटर का क्या करेंगे, टेम्परेचर ही बढ़ा देंगे, तापमान ही बढ़ा देंगे, तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप माध्यम का ताप घटाइए बढ़ाइए, प्रकाश की गति तो वैसी ही रहने वाली है, ठीक है। एमआरआई मशीन का नाम बेटा आप जानते हो, ठीक है। एमआरआई मशीन मोस्टली अब हमारे शरीर में बहुत बड़ी विकृति या किसी प्रकार की चोट बहुत लग जाती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक का इसमें यूज होता है, शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होती है, लेकिन बीमारी का पता करने के लिए मजबूरी है इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा चुंबकीय तरंगों का यूज होता है। तो किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर बेटा आपके चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, बंदे की मेहनत, तो लाइक करके जाइएगा और पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा, ठीक है। कौन सी तरंगे, यहाँ पर आपका एक्चुअली ये होना चाहिए, शून्य का मतलब होता है निर्वात, जहाँ पर कुछ भी ना माध्यम हो, संचरित नहीं हो सकती। तो बेटा आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर मैं शून्य कर दूँ, कोई हवा ना हो और ये माइक वगैरह कुछ ना हो ना, तो समझ लेना आप तक आवाज़ नहीं पहुँचने वाली, ध्वनि नहीं पहुँचने वाली, ठीक है। तो अगर आप जो है ना ध्वनि तरंगों को संचरित करते हैं तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे आपका ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। लेकिन अगर माध्यम नहीं है तो आप ध्वनि तरंगों को संचरित नहीं कर सकते। यहाँ से चिल्लाते रहो, बाहर वाला कोई सुन नहीं पाएगा, ठीक है। रेडियो तरंग की चाल, रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश तरंग की चाल का अनुपात कितना होता है? ठीक है, रेडियो तरंग की चाल की बात करें या प्रकाश तरंग की चाल की बात करें, अनुपात बेटा दोनों का 1:1 होता है, ठीक है, दोनों का अनुपात समान होता है, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रस्सी के एक सिरे को पकड़ करके हाथ से धीरे धीरे झटका देते, रस्सी को पकड़ लिया और ऐसे ऐसे, अरे जिम वगैरह में आजकल जाते हैं बच्चे ना, तो वहाँ पर देखते रस्सी रहता है ना, वो मिल्खा बनने के लिए, तो वही कह रहा है कि रस्सी के एक सिरे को पकड़ करके हाथ से धीरे धीरे झटका मार रहे हैं, तो उसमें जो तरंगे इस तरीके से पैदा हो रही है रस्सी में, वो कौन सी होती है? तो बेटा वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और ये वही वाली अनुप्रस्थ तरंगे हैं
जब आपने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और तालाब के पानी में फेंका था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है, मतलब एक सामान्य मनुष्य कितनी ध्वनियों को सुन सकता है और उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं शोर में आ जाएगा और उसके लिए नुकसानदायक होगा, कम वाली वो सुन नहीं पाएगा। तो 30 से लेकर के 60 डेसिबल के बीच में जो है सामान्य आपके जो है मानक ध्वनि का स्तर होता है और आसानी से आदमी सुन भी लेता है और उसके कानों को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। ठीक है, इससे ज़्यादा होंगी तो समस्या होगी, कम वाले को तो वो सुन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सो रहा है, आप उसे जगाना चाहते हैं, तबीयत से सो रहा है, ठीक है, घोड़े बेचकर सो रहा है, तो उसके लिए कितनी तीव्रता की ध्वनि पर्याप्त रहने वाली है। तो इसका राइट आंसर बेटा 50 डेसिबल की ध्वनि तो चाहिए, तब वो बंदा उठने वाला, नहीं तो वो उठेगा नहीं, सोते ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इको साउंडिंग तकनीक, क्या बेटा, इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो बेटा आपका जो इको साउंडिंग तकनीक है ना, इसका प्रयोग सागर की गहराई, जो समुद्र वगैरह होती है, इसकी गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा आपका अगला प्रश्न कि कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है, मतलब जो कृत्रिम उपग्रह हैं जिन्हें हम मनुष्यों के द्वारा बना करके अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उन उपग्रहों को पृथ्वी से कैसे हम ट्रैक करते हैं। तो बेटा डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हुए हम ट्रैक करते हैं कि आपका जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, उसका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व, तो ध्वनि का तारत्व जो होता है बेटा किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है ना, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात की जाती है, मतलब वायुयान उड़ रहा है और आप उसकी गति को मापना चाहते हैं, तो इसके लिए बेटा आप डॉपलर प्रभाव का यूज करेंगे और इसके माध्यम से वायुयान की गति का पता लगा लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में, हवा में, या फिर आपके निर्वात में, या फिर लोहे में, ठीक है, ध्वनि किसे पार नहीं कर सकती। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ध्वनि को माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि संचरण कर ही नहीं सकती, एक स्थान से दूसरी जगह तक जा ही नहीं सकती। तो पानी तो एक माध्यम है, चाहिए, हवा भी चलेगी, निर्वात तो आपका लोहा भी चलेगा, लेकिन निर्वात में क्या है, कुछ है ही नहीं, मतलब शून्य है, और अब माध्यम ही कोई नहीं है, तो आपकी ध्वनि गति करने वाली नहीं है। आपसे प्रश्न में पूछ भी रहा है किस में जो है गति नहीं कर सकती, तो निर्वात यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि महिलाओं की बात करें या फिर बच्चों की, इनकी आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतली क्यों होती है। मतलब महिलाओं की बात करें या फिर बच्चों की, आवाज़ जैसा कि आप सभी जानते हैं पतली होती है आदमियों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में। ठीक है, उसका कारण होता है बेटा कि जो उनके गले से ध्वनि तरंगे निकल रही होती है ना, उनका तारत्व तो अधिक होता है। तो गले से निकलने वाली जो ध्वनि तरंगे, मोस्टली मुंह से ही बोलेगा बंदा, ठीक है, तो ध्वनि तरंगों का जो तारत्व है बेटा अधिक होता है। इस वजह से महिलाओं की और बच्चों की जो आवाज़ होती है वो हमें पतली समझ में आती है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चलती ट्रेन से प्रायः किस तीव्रता की ध्वनि निकलती है। आपने देखा है ट्रेन बहुत दूर से आ रही होती है, हॉर्न हमें सुनाई पड़ जाता है बहुत दूर तक, या फिर आपके गांव से 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से भी ट्रैक है ना, तब भी अगर वो हॉर्न बजा रही तो हमें सुनाई पड़ता है। उसका कारण भी है एक्चुअली कि जो तीव्रता होती है ध्वनि की वो 80 से लेकर के 90 डेसिबल के बीच में रहने वाली होती है, मतलब इतनी रहती है, इसलिए हमें दूर से सुनाई देता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। साथियों आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि रॉकेट से किस तीव्रता की ध्वनि निकलती है। रॉकेट तो आप जानते हो अक्सर आपको अंतरिक्ष में नजर आ जाते हैं, तो यहाँ से बेटा 170 से लेकर 180 डेसिबल की ध्वनि निकलती है, जो कि बहुत तीव्र होती है, तभी अंतरिक्ष में उड़ रहा होता है, लेकिन आवाज़ काफ़ी तेज समझ में आती है जब आकाश में उड़ रहा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं। तो बेटा ये इसका राइट आंसर है 7 होते हैं। कौन कौन सा होता है, सा, रे, गा, मा, पा, है ना, ध और नी, ये आपके जो है 7 स्वर होते हैं आपके भारतीय संगीत में। ठीक है, आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। तो बेटा क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेटा आपका वीडियो समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक करके जाएंगे मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारे परिवार का उत्साह बढ़ाने के लिए। और
यार दोस्तों में जिस भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी आप पहुँच सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।